जो भी पिक्चर्स दिखाई गई हैं, इससे आपको ये पता चलता है कि सम यूजेस ऑफ स्टोन टूल्स आर गिवन बिलो। अब ये जो स्टोन टूल्स हैं, इनके इस्तेमाल कैसे किए जाते थे? मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट दीज टूल्स आर यूज्ड फॉर एंड ट्राई एंड डिसाइड व्हिच ऑफ दीज टास्क कुड बी परफॉर्म्ड यूजिंग अ नेचुरल पेबल। अब एक लिस्ट बनाओ जिसमें ये सारे टूल्स जो इसलिए यूज किए जाते थे उनको ट्राई करके देखो और फिर ये डिसाइड करो कि इनमें कौन सी ऐसी टास्क है जो हम एक नेचुरल पत्थर से कर सकते हैं। फिर उसके बाद गिव रीजंस फॉर योर आंसर और उसके बारे में एक अपना पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बताओ, क्या वजह है, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिखो। Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark and hides, chops, fruits and roots। अब बहुत सारे जो ये स्टोन टूल्स थे ये कहाँ यूज किए जाते थे? बहुत से लोग इसको मीट काटने में या बोन्स को काटने में यूज करते थे। कई बार जो पेड़ों की छाल है उनको निकालने के लिए यूज किए जाते थे, या एनिमल स्किन्स होती हैं उनको निकालने के लिए यूज करते थे। फ्रूट्स और रूट्स को कट करने के लिए यूज किए जाते थे। Some may have been attached to handles of bones or wood। और बहुत से लोग जो क्या किया करते थे कि जो बोन्स है या जो वुड है उनके हैंडल के रूप में इनको अटैच कर दिया जाता था। टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग, और इनको भाले या जो आपका तीर है शिकार करने के काम आता है उसके लिए यूज किया जाता था। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड व्हिच वाज यूज्ड एज फायरवुड। कई बार कुछ टूल्स का यूज ऐसे होता था कि वो जो है लकड़ी काटने में, ताकि उसको जो है हम फायरवुड की तरह इस्तेमाल कर सकें, उसके इस्तेमाल के लिए भी इन टूल्स का इस्तेमाल होता था। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। और लकड़ी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते थे? या तो झोपड़ी बनाने में या फिर टूल्स बनाने में। अब नीचे दिए हुए मैप को देखो। लुक एट मैप 2 बिलो। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers। अगर आप मैप 2 को ध्यान से देखोगे तो उस पे जितने भी रेड ट्रायंगल्स मार्क किए हुए हैं वो सब उन साइट्स को बताती हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढी है और उनको उसमें एविडेंस मिले कि यहाँ पर हंटर गैदरर्स रहते थे। हंटर गैदरर्स lived in many more places, only some are shown on the map। अब हंटर गैदरर्स जो है वो बहुत सारी जगहों पे रहते थे पर बहुत थोड़ी सी ही जगह मैप पर दिखाई गई हैं। Many sites were located near sources of water such as rivers and lakes। बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो कि बिल्कुल नदी के किनारे थी, जैसे कि जो उनके पानी के जरिए थे या सोर्सेस थे उन्होंने वहां पर अपनी लोकेशन बनाई थी। तो चाहे कोई नदी हो या तालाब हो, वहां पर भी आपको हंटर गैदरर्स की लोकेशन मिल जाएगी। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available। अब जब लोगों को ये बात समझ में आने लग गई कि पत्थरों से टूल्स अच्छे बनते हैं, तो उन्होंने फिर कोशिश करी कि उन जगहों को पे रहा जाए या उन जगहों को ढूंढा जाए जहां पर अच्छी क्वालिटी का स्टोन इजीली अवेलेबल है। Places where stone was found and where people made tools are known as factory sites। और उन जगहों पर जहां स्टोन जो है बहुत मात्रा में पाया गया या वहां पर रहकर लोगों ने उससे टूल्स बनाए, तो उस जगह को उन्होंने नाम दिया फैक्ट्री साइट्स का। हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर? और अब हमें कैसे पता कि ये फैक्ट्रीज कहाँ थी? यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक ऑफ स्टोन्स, टूल्स दैट वर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्डेड because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at these sites। अब आर्कियोलॉजिस्ट को वो पत्थरों के टुकड़े मिले, औजार मिले जिससे कि उससे जो स्टोन से बनाए गए थे या फिर जो अच्छे नहीं बने थे उनको जो है हटा के वहीं फेंक दिया गया, या जब पत्थर बनाते वक्त या जो टूल बनाते वक्त जो है पत्थरों के टुकड़े काट काट के निकाले, वो भी उनको उस साइट्स पर मिले। Sometimes people lived here for longer spells of time। कई बार लोग ऐसी जगह पे बहुत समय तक रह गए। These sites are called habitation cum factory sites। तब जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने उस साइट्स को नाम दिया habitation cum factory sites, यानी वहां पर रहना भी है और वहां पर रहकर काम भी कर रहे हैं। If you have to describe the place you live in, which of the terms would you choose? अगर अब आपको पूछा जाए
कि आप ऐसी जगह नाम बताओ जहां पर आप खुद रहते हो, तो आप उसको किस टर्म में डिस्क्राइब करोगे? हैबिटेशन कहोगे, फैक्ट्री कहोगे, हैबिटेशन कम फैक्ट्री कहोगे, या फिर कुछ और कहोगे? फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2। अब जो मैप 2 है उस पे कुरनूल केव्स को ढूंढो। ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड देयर, वहां पर राख के कुछ कण पाए गए। This suggests that people were familiar with the use of fire. इससे ये पता चला कि उस समय के लोगों को आग का भी मतलब और इस्तेमाल पता था। Fire could have been used for many things, as a source of light, to cook meat and to scare away animals. अब जो आग थी उसका इस्तेमाल कई चीजों में किया जा सकता था, जैसे रोशनी के लिए, मीट पकाने के लिए, या फिर जानवरों को डराकर भगाने के लिए। What could we use fire for today? आज हम फायर का इस्तेमाल कैसे यूज करते हैं, या हम फायर को किस किस इस्तेमाल में लेके आते हैं? A changing environment. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world, with a shift to relatively warm conditions. 12,000 साल पहले जो दुनिया का मौसम था, क्लाइमेट था, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया। विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस, और ऐसा लगा जैसे सब चीजें बहुत कंडीशंस जो हैं वो बहुत गर्म हो गई हैं। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स, और इस गर्मी की वजह से जो है कई जगहों पे ग्रास उगाई, यानी कि अच्छी अच्छी ग्रास की खेती हो गई। दिस इन टर्न लेड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, sheep, cattle, etc. That is animals that survived on grass. और इसकी वजह से जितने भी जानवर हैं, जैसे कि डियर है, एंटीलोप है, गोट है, शीप है, या जो कोई भी कैटल हो, वो एनिमल्स जो कि घास खाकर या घास पर सरवाइव करते हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगी। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. अब जो लोग इन एनिमल्स का शिकार करते थे, अब धीरे धीरे उन्होंने इनको समझना शुरू किया कि कैसे उनकी क्या खाने की आदतें होती हैं, क्या उनके ब्रीडिंग सीजन्स होते हैं, मतलब उनके कब बच्चे पैदा होते हैं, क्या क्या वो खाते हैं, इन सब के बारे में भी अब लोगों ने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. और जब उन्होंने इस तरह की जानकारी जुटाई, तब उनको समझ में आया कि कैसे जो एनिमल्स हैं उनको कैसे हम पाल सकते हैं, कैसे उनको ग्रेजिंग करा सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में उनको नॉलेज होने लग गई। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, और एक तरफ मछली जो पकड़ने का था वो भी अब धीमे धीमे इम्पोर्टेंस लेता जा रहा था। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले and grasses and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. ये वो समय था अब जब कई सारी जो घास उग रही थी उसमें ग्रेन्स भी आ रहे थे, अनाज भी पैदा हो रहा था, जैसे कि वीट है, बार्ले है, राइस है, ये अपने आप ही नेचुरल वे में कि डिफरेंट पार्ट्स में कॉन्टिनेंट के या सब कॉन्टिनेंट के उगने लग गए थे। Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. अब जो चाहे वो आदमी हो, औरत हो या बच्चे हो, अब वो सब लोग जो है इन ग्रेन्स को अपने खाने के लिए इकट्ठे करने लग गए। धीमे धीमे उन्हें समझ में लग गया कि ये कहाँ उगते हैं, कब इनको काटने का सीजन होता है। This may have led them to think about growing plants on their own. फिर उनको समझ में आया क्यों ना अब इनको ही हम अपने ही प्लांट्स की तरह इनको उगाया जाए।